जय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये है कि क्यों पढ़े हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक को, क्या कहीं एप्लीकेबल भी है? तो हाँ जी, देखिए बात करते हैं कहां कहां पर ये एप्लीकेबल है। सबसे पहला, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। सबसे पहले हम क्या है बाइनरी कंपाउंड से हमारा मतलब क्या है? बाइनरी कंपाउंड से यहां मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जो दो टाइप के नॉन मेटल्स के मिलने से बनते हो। टू टाइप ऑफ नॉन मेटल्स, ये मतलब यहां पर बाइनरी कंपाउंड्स का। अच्छा जी, जैसे कि एग्जांपल दीजिए कुछ। तो कहता है देखिए, जैसे कि ICl, BrCl, PCl3, HF, PCl5, है ना? ये दो टाइप के नॉन मेटल्स के मिलने से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉर्मली नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ जुड़ता है, या हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ता है, अधिकांश जो कंपाउंड रहते हैं कोवेलेंट के वो उसी कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन अधिकतर जो हम पढ़ेंगे वो इसी कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब इसका नाम कैसे लिखें? तो कहता है देखिए, नाम लिखने का तरीका ये है, नोमेनक्लेचर का रूल क्या है इसका, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ये में इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाना, ठीक है ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उसका नाम लिखा जाएगा पीछे की तरफ, मतलब लास्ट में। कहां लिखा जाएगा? लास्ट में। और उसके साथ क्या है, एक सफिक्स ऐड कर दिया जाएगा। वो सफिक्स क्या होगा? IDE। अभी मैं मतलब समझाता हूं जरा। जैसे इसका नाम क्या होगा? अब इन दोनों में से मोर, इसीलिए मैंने टेबल यहां पर बना के रखी है, बाई चांस आपको याद ना हो तो आप उसको देखते रहे। Cl जो क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, ठीक है, और इसकी होती है 2.5, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2.5। तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl, ठीक है जी। तो क्या नाम होगा? पहले जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका तो ऐसे कैसे लिख दो, आयोडीन। ये क्या क्लोरीन होता है ना, तो क्लोरीन जो है क्या बन जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड। तो लास्ट में क्या जोड़ दिया इसकी? IDE, आयोडीन क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? अब जैसे ब्रोमीन की बात करें, 2.8 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Cl की 3 होती है, या 2.8, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमीन क्लोराइड। अगले वाले का, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.15 होती है, क्लोरीन की 3 होती है। तो अब क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो कैसे लिखूंगा मैं? फॉस्फोरस, ठीक है। 3 है तो ट्राई, क्लोरीन है तो क्या होगा? क्लोराइड। नाम के पीछे क्या लगेगा इनके? ID, ये सफिक्स जुड़ जाएगा। ये जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी? 2.1, फ्लोरीन की लगभग कितनी? 4। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को एज इट इज लिख दो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। ऐसे अगले में, इसकी 2.15, इसकी 3। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। 5 तो पेंटा क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से इनके जो नोमेनक्लेचर है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है जी। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दूसरी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड।
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हाँ जी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा मतलब है चेंज, या कहते डिफरेंस, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होगा, वहां बनेगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उसके मुकाबले कम होगा, वहां क्या बनेगा, कंपेरेटिवली वीकर बॉन्ड बनेगा। और इसको हम डेटा से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहां बात करता हूं, हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है HF, HCl, HBr, HI, इन चार की बात करते हैं। ये लगभग आपका 570 किलो जूल पर मोल होता है, ये लगभग आपका 431 किलो जूल, ये 346 किलो जूल, और ये लगभग 298 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहां पे क्या बात समझने वाली है, देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 2.1। हेलोजन की बात करें, इसकी लगभग क्या, 4, 3, 2.8, 2.5। तो अगर डिफरेंस देखें इनके बीच में, तो पहले वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, ये इन सब के डिफरेंसेस लिख देंगे हम यहां पे। पहले वाले में कितना है, लगभग 1.9 है, दूसरे में 0.9 है, तीसरे में 0.7 है, और चौथे में 0.4 है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ता जाता है, उतना ही परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बॉन्ड के अंदर बढ़ता है। और जो आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कोवेलेंट से। इसमें आप ग्रेफाइट और डायमंड को थोड़ा सा हटा दो, उनको हटा के सोचिए बाकी जो होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए, किसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, इस चीज को जानने के लिए भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे वाले पॉइंट पे चलता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन एनी बॉन्ड। किसी बॉन्ड में अगर आपको आयोनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकालनी है, तो वहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे आप में से अधिकांश ने सुना होगा फजान रूल के बारे में। फजान साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो, कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 100% आयोनिक हो या 100% कोवेलेंट हो। हम अगर किसी को आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, हम इसलिए उसको आयनिक बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है। और अगर किसी को कोवेलेंट बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास 50% से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो इसलिए हम उन्हें आयनिक या कोवेलेंट बोल देते। लेकिन हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंटेज में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और ठीक इसी तरह से हर कोवेलेंट कंपाउंड, हर कोवेलेंट बॉन्ड हम जो बोलते हैं, उसके अंदर कुछ परसेंटेज में आयोनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है जी। फिर उन्होंने अपना अध्ययन किया और एक डाटा देने की कोशिश की, कुछ स्टडी की, और उसके बेस पर कुछ बात बताई। उन्होंने कहा देखो जी, अगर कहीं किसी दो एलिमेंट्स के बीच में 1.7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऐसा बॉन्ड आपका 50% कोवेलेंट और 50% आयोनिक होगा।
ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो जाए तो आप ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि उसमें 50% से ज्यादा क्या हो गया है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो ऐसे बॉन्ड को आप प्रेफरेंशियली आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि उसमें 50% से ज्यादा आपका आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे बोल दिया। अब हम देखते हैं, ये तो बात हुई थ्योरी की। अब मैं बात करता हूं HF की, बल्कि उससे पहले मैं NaCl की बात करता हूं। देखिए, ये मेरे पास है NaCl। आपने NaCl को इस तरह से लिखा देखा होगा, आप में से कुछ ने इसे ऐसे लिखा भी देखा होगा। अब बात करते हैं HF की। HF, आपने HF को ऐसे लिखा देखा होगा, आपने HF को ऐसे लिखा देखा होगा, आपने HF को कभी भी ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा। अब एक सवाल उठता है यहां पे, यहां प्लस माइनस लगाया, हमें बात समझ में आ रही, कुछ कुछ हम लॉजिक भिड़ा पा रहे हैं अपने दिमाग का यूज करके कि भैया देखो Na का तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 0.9 है और Cl की 3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 2.1, और 2.1 1.7 से ज्यादा है। 1.7 से ज्यादा तो मतलब इसमें 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, तो इसलिए हमने इसे आयंस की फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, अब HF की बात कर लेते हैं। HF में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी लगभग लगभग क्या है, 4 ही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है इसके अंदर, 1.9। अगर 1.9 है तो 1.7 से तो वो भी ज्यादा है, तो हमें इसमें भी तो ऐसे करना चाहिए था ना, H प्लस और F माइनस लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब चलते थोड़ा सा आगे कि क्या कारण है इसके पीछे। तो देखिए, एक इक्वेशन है हैनी-स्मिथ इक्वेशन। क्या है वो इक्वेशन, वो इक्वेशन है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, सॉरी परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। कहता है इसमें ना परसेंटेज निकालना तो 100 से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा जो भी आएगा। कहता भाई ये जो इक्वेशन है ना, इसका यूज करके आप बता सकते हो कि किसी में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए, अब मैं HF की बात करने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें ये क्या है, इसका मतलब है दो एलिमेंट में ले रहा हूं ना, इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो HF का जो केस है, HF, तो इसमें परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या आएगा, 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 1.9, तो 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। ठीक है जी, 16 दूनी 32, 30, 14, ये लगभग लगभग आएगा पर 30.4। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना अगर कहीं पे मेरी तरफ से गलती हो तो। 1.9 इंटू 1.9, 19 के 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी 3.5 से, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये नंबर 12 और 13 के बीच में आना चाहिए। तो 1.9 इंटू 1.9 इंटू 3.5, 12.6। ठीक है जी, वैसे 12.63 आ रहा है, 12.63। इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, 43.03%। तो ये क्या है, 43.03%। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की 50% से कम है, तो 50% से कम है, इसलिए इसमें प्लस माइनस नहीं दिखाते, इसमें आपको ऐसे डंडा लगा मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री, आपको जहां जहां ऐसे डंडे लिखे मिले, ऐसे डंडा दिया जाए ऐसे, तो इनका मतलब ही क्या होता है, इनका मतलब ये होता है कि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड है,
ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आयन कभी भी आपको NaCl में ऐसा नहीं मिलेगा, NaCl कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रेफरेंशियली क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। आप यहाँ पे 2.1 रख के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सोल्व करके देखिए 50% से ऊपर आएगा। तो HF जो होता है, आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे कि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो भाई 1.7 से ज्यादा है, तो भी इसको प्लस माइनस की फॉर्म में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वास्तव में इस तरह से आप इसको निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को। तो यहां से क्या निकलता है कि 43% आयनिक कैरेक्टर है, तो लगभग 56.97 के आसपास क्या है इसके पास, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगली जो एप्लीकेशन है वो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैसे देखो, अगर आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें, इतना हमें पता है मेटल लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, नॉन मेटल राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो आप पाएंगे कि जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी लो होती है, और जितनी वो लो होती जाती है उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बढ़ती जाती है उतना ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हाइयर है तो लोअर, कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। और अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है तो मतलब वहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका कम होगा, या कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखिए, जो आपके मेटल्स के कंपाउंड होते हैं ना, मेटल जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, अगर आप उनकी स्टडी करें तो आप क्या पाएंगे कि मेटल्स के द्वारा अधिकांश बनाए गए कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के द्वारा अधिकांश बनाए गए कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल जो होता है कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बता सकते हैं। अब बात करते हैं AO बॉन्ड की, जो AOH टाइप कंपाउंड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, फिफ्थ एप्लीकेशन आ गई है, नेचर ऑफ AOH टाइप कंपाउंड्स। ये क्या है भाई, ये AOH टाइप कंपाउंड्स, देखिए बताते हैं। आपने लिखा देखा होगा HNO3, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। हाँ ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने लिखा देखा होगा H2SO4, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आपने लिखा देखा होगा NH4OH, आपने लिखा देखा होगा NaOH, आपने लिखा देखा होगा H3PO3। इन सभी में पता है क्या है, O और H के बीच बॉन्ड बनता है। तो O और H को भूल जाओ, जो बचा हो क्या, जैसे ये है, देखो OH किसके साथ, इसके साथ, तो क्या AOH बॉन्ड, AOH बॉन्ड।
नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है ये आपका जो OH में, तो AOH बॉन्ड, AOH बॉन्ड, AOH बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। तो जो AOH बॉन्ड है इसके नेचर की हम बात करने जा रहे हैं कि देखो किस तरह से हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बता सकते हैं। देखिए AOH ये मैंने लिख लिया। देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, और A की भी बात करेंगे हम। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.4 है ना। तो अब क्या हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि जो A और O के बीच का बॉन्ड है ये वाला, अगर ऐसा हो कि इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.4 से ज्यादा हो, या एक बार बात करेंगे जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.4 से कम हो, तो क्या कैसे हमें पता चलेगा कि ये कहां से टूटेगा। मैं मतलब बेसिकली क्या बात करने जा रहा हूं, मैं ये बात करने चाह रहा हूं कि जब ना आप इन्हें देखते हो तो आप लिखा देखते हैं NH4OH, Na+OH, तो यहां पे क्या टूट रहा है, OH माइनस अलग हो रहा है। आप जब HNO3 लिखते हैं ना तो आप कैसे लिखते हैं, H प्लस NO3 माइनस, H2SO4 लिखते कैसे लिखते हैं, H प्लस HSO4 माइनस, या 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहां पर ये H प्लस रिलीज कर रहे हैं और यहां पर ये OH माइनस रिलीज कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर तो इनका जो नेचर है ना वो क्या कर रहा है कि pH की वैल्यू 7 से ज्यादा लेके जा रहा है, अल्कलाइन फॉर्म में लेके जा रहा है। यहां पे क्या कर रहा है वो pH की वैल्यू को 7 से कम रख रहा है, मतलब ये एसिडिक बना रहा है इनको। तो ये जो बॉन्ड है ये A और O के बीच से टूटेगा जैसा कि इनमें टूटा है, या ये O और H के बीच से टूटेगा जैसा कि इनमें टूटा है। इसका पता कैसे करते हैं, तो देखिए ये कहता है अगर A और O के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, अब टूटेगा आपका A और O के बीच का बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अब जो आपका नेचर होगा इस कंपाउंड का वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। और इस वाले में क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा यहां से O और H के बीच से, तो H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो अब क्या होगा, इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक नेचर। अब यहां पे आप में से कुछ इनके दिमाग में एक चीज चल सकती है कि ये क्या क्या खेल क्या करे, वो समझ नहीं आ रही बात। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर A और O के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस O और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा हो गया तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे केस में ये ना टूट के O और H के बीच का टूटना चाहिए, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस A और O का कम हो गया है 1.4 से, वहां पर बॉन्ड यहां से टूटना चाहिए था। ये तो उल्टा हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए अभी इसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके पीछे कारण क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं उससे हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके बीच बॉन्ड तोड़ते हैं दो एटम्स के बीच में। जो एसिडिक और बेसिक नेचर होता है ना, ये हम मेजर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये किसमें यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इनका मतलब पानी के अंदर इनको घोलते हैं। तो अब यहां पर क्या है, दूसरा फैक्टर भी आ गया है जो कि एक सॉल्वेंट है। यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब इसके कारण भी कुछ फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, देखो मैं समझाता हूं। वाटर में हमें इतना पता है, वाटर में एक हिस्सा जो O है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और H पर होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप जब भी कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, जिनमें आप डंडे दिखाते हैं ऐसे, उनमें स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं अगर वहां पर सेम एलिमेंट नहीं है, तो सेम एलिमेंट के एटम नहीं है तो। अब क्या है देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे
Na+ O और H का। तो अब यहां पे क्या है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था 1.4। अब समझ रहे हैं मेरी बात को बड़ी गौर से आप लोग। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रेड कलर से लिख रहा हूं 1.4 था, ठीक है। और Na और O के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.5 0.9 होता है, ऐसे ही ना। तो 2.6 है, कितना येलो से 2.6। तो कहां पर डिफरेंस ज्यादा है Na और O के बीच में? तो इसलिए होगा क्या, जब पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, पानी में डालते हैं, पानी के मॉलिक्यूल आएंगे। अब पानी के मॉलिक्यूल में देखते हैं यहां पे डिफरेंस ज्यादा है 2.6 इसके मुकाबले, तो यहां पे पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे। तो इसकी तरफ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे। ओ क्यों दिखाया, क्योंकि Na पर प्लस चार्ज दिखा रहा हूं ना, उसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी तरफ पानी का वो हिस्सा आता है जिस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन होना। यहां पे डिफरेंस था 1.4 पर, इसके मुकाबले क्या था, कम था। तो इसके मुकाबले कम था, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कम वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। इस पे स्लाइटली पॉजिटिव है तो इसकी तरफ नेगेटिव वाला हिस्सा आ गया कुछ, ठीक है ना। ऐसे जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल यहां पे आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और जितनी वो एनर्जी रिलीज होगी उतना ही वो उस बॉन्ड को आसानी से तोड़ देगी। तो यहां पे क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और वो एनर्जी यूज हो जाएगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहां पे हाइड्रेशन कंपेरेटिवली कम होगा, तो कम हाइड्रेशन होगा, इसलिए वो इतना उसमें तो हाइड्रेशन एनर्जी बनेगी उतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। इसलिए बॉन्ड कहां से टूटेगा, ए और ओ के बीच से टूटेगा। वही दूसरा केस अगर ले हम, जो दूसरा केस है जैसे कि आपका हम लेके चल रहे थे HNO3 टाइप कुछ लेके चल रहे थे NOH। अब डबल बॉन्ड और उन सबको भूल जाओ क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ इतना हिस्सा है, सॉरी इतना हिस्सा, मैं इसी की बात करूंगा। अब यहां पे क्या पूछे देखो, H 2.1 ये 1.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये 3, ये आपका 3 और ये 3.5 कितना 0.5। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है 0.5 और O और H के बीच क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए आप जैसे इसको पानी में डालेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल इसके पास ज्यादा आएंगे इसके मुकाबले, कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, कम है। तो यहां पे पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम अट्रैक्ट होंगे। तो यहां से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बार रिलीज नहीं होगी जितनी कि यहां से हो रही है। और वो क्या करेगी, वो इस O और H के बॉन्ड को बीच से तोड़ देगी। तो यहां से क्या रिलीज होगा, H प्लस साइन रिलीज होगा, ठीक है। तो जो ऐसा बेसिक नेचर होता है वो पानी में डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तब कंपेयर करते हैं हम वहां पे, क्योंकि बॉन्ड रिसोर्सेस एनर्जी में हमको पानी वगैरह में डाल के नहीं देखते हैं उसको, ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो पानी के सॉल्वेंट के आते क्या है, चीजें बदल जाती है। तो इस बेस पर हम लोग कहते हैं कि भाई जो आपका मॉलिक्यूल है वो किस तरह से एसिडिक है कि बेसिक है, वो किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डील करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच क्या डिफरेंस होता है उसकी। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे H और उसके पैर में स्मॉल e और स्मॉल g इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक तरफ हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। इसका आपको पता है काय से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कुछ कहते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू, पहले चलो डेफिनेशन से लेके चलते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो
देखिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता क्या है, हमारे पास गैसियस आइसोलेटेड एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कोई एक्स्ट्रा बाहर से जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन आता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसके परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट मतलब क्या होता है कि वो जो गैसियस आइसोलेटेड एटम है वो आपका गैसियस आइसोलेटेड अनायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे हम इसको दिखाते भी है, कोई एलिमेंट है गैस की फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन लिया आयन में कन्वर्ट हो गया, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी निकली वो यहां पे लिख दी। अब दूसरा इसके पीछे यूनिट क्या होती है, इसके पीछे क्या लगा है, यूनिट क्या होगी इसकी बात करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन और लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है और वो है आपका कोवेलेंटली बॉन्डेड। मतलब आप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की केस में लगाएंगे। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बेसिकली कहां कैसे बनते हैं, एक से ज्यादा नॉन मेटल्स या एक ही जो नॉन मेटल है वही अपने एटम के कंबाइन हो, या एक से ज्यादा टाइप के नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, या हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो, तो क्या होता है प्रेफरेंशियली आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही बनते हैं, वहां कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। है ना, इसको ऐसे निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी ना इसके अंदर, उसको आप वो मत ले लेना, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव वाली सेंस में नहीं लिख रहा हूं। जो माइनस तो क्या है, शो करता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उस साइन को हटा के जो नंबर होगा वो लिया जाता है। और प्रेफरेंस क्या रखनी होती है कि इनकी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली टर्म में ली जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 100, 150, 300, 400, 1, 2, 1.5, 4, 2.3 इस तरह की मिलने वाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में लेनी होती है यूनिट आपको। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो इसकी हर एक एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इट इज ए रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू, हाँ जी रिलेटिव वैल्यू किससे रिलेट करते हैं, ये जो वैल्यूज होती है इनको फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है। ठीक है, तीसरा जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। जबकि ये क्या होगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि भाई एक मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे एक मिस्टेक हुई, ये मुझे लिखना उस तरफ था, ये मुझसे गलती हो गई। ये मुझे वहां लिखना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने गलती से इसको यहां पे लिख दिया है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये होता है आपका रिलेटिव वैल्यू। हाँ, जैसे इसको कैसे निकालते हैं हम, हर एक एलिमेंट के लिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई, डिवाइड बाय क्या आ गया 2। यहां से क्या निकलती थी आपकी, यहां से निकलती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों किस में लेनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली टर्म में लेके चलनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसमें लेके चलना है आपको इसको। ठीक है, अब यूनिटलेस कैसे हो जाएगी, यूनिटलेस ऐसे हो जाएगी, फ्लोरीन के लिए भी आप ऐसे निकालोगे, किसी दूसरे एलिमेंट के भी ऐसे निकालोगे, और जब आएगी तो उस वैल्यू को फ्लोरीन की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और यहां किसी के लिए निकालो तो दोनों की यूनिट जो होगी, जो दोनों की यूनिट आएगी यहां से सोल्व करके, यूनिट यूनिट, तो जो भी यूनिट होगी यूनिट सेम होगी, और यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो इस तरह क्या बन जाएगी आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा
इसमें आपका थोड़ा इनको यूनिट कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल में, या किलो कैलोरी पर मोल को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होता है, और यहीं पे मैं लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल होता है, और 1 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल्स टू 4.18 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर लिखा आ जाए कि भाई 34.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखा जाए, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना, अगर आप वहां पे लिखते हो 96.49, 34.2 इंटू 96.49, तो अब ये टर्म जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो क्या क्या पॉइंट हो गए हैं, डेफिनेशन हो गई है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इनकी यूनिट की बात हो गई है, और कोई पॉइंट बचता है क्या? हाँ, एक पॉइंट ये बचता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये क्या है, ये किसी की बॉन्डेड स्टेट में प्रॉपर्टी है। ये क्या आपका, इट इज बस मुझे लिखना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। एक जो इंडिविजुअल एटम होता है, ठीक है, किसी एलिमेंट का, ये उसकी प्रॉपर्टी है, जबकि ये क्या होता है, ये बॉन्डेड स्टेट में प्रॉपर्टी है। इसी एलिमेंट के एटम की है ना, इन कोवेलेंटली बॉन्डेड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हमें इतना ही डिस्कस करना था। इसके आगे का जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।